हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, जो कि हमारे सब्जेक्ट का जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला लेक्चर था। तो जिस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मैकेनिक्स बेसिकली है क्या और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मैकेनिक्स को किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो हमारा आज का लेक्चर है ये बेस्ड है हमारा, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, एंड दैट इज टोटली डिपेंड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो हमारा सिलेबस है उसमें बेसिकली ये जो टॉपिक है ये लॉज ऑफ मोशंस के नाम से गिवन है, तो लॉज ऑफ मोशंस में कंफ्यूज नहीं करिएगा, दीज आर बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे एक एक लॉ को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, और एग्जाम में ये लॉज एक सिंगल लॉ भी आपको आ सकता है, उसके एग्जाम्पल साथ में पूछ सकता है, या फिर हो सकता है सारे लॉज आपको पूछे जाएं, उसके एग्जाम्पल भी पूछे जाएं। तो ये लॉज जो हैं उन्हें करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अगेन जो सिचुएशन है आउटसाइड, ठीक है, वो फिर से जैसे लास्ट ईयर इन द सेम मंथ जो प्रॉब्लम हुआ था कोविड-19 की वजह से, ठीक है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा और चेंज हो रहा है। तो अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है, घर पे बैठ के आराम से जो भी है आपका उसको स्टडी करिए, और मास्क, कहीं बाहर निकलना ज़रूरी है तभी निकलिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, जहाँ कहीं पे भी आप किसी सरफेस को टच करते हैं उससे तुरंत बाद अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करिए। घर से बाहर जब आ रहे हैं आप, घर के बाहर गए और अंदर जब आ रहे हैं तो हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, ठीक है। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें लेके चलना होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्टडी भी करनी है, उसे हमें, ठीक है, छोड़ना नहीं है कहीं पे भी। तो जितने भी वीडियोस हम लोग मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ठीक है, आप उन सभी को 1 बाय 1 करके देखते जाइए। ध्यान रखिएगा, इन सबको एक साथ देखने की कोशिश मत करिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बाद में वीडियोस तो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम बाद में एक साथ देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि स्टडी एक स्लो प्रोसेस है, और ये लॉन्ग सिलेबस जो है इसको हमें कंप्लीट करने के लिए स्लोली स्लोली आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस जो होती है उसे कवर करने के लिए, सपोज करो कोई जो पर्सन है अगर वो पैदल चल रहा है तो एक एक स्टेप जब वो कवर करता है उस डिस्टेंस को, तभी वो फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। तो वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो हमारा टॉपिक है उसमें। तो आवर टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और हम जानते हैं, हमने अपने बेसिक लेवल्स पे भी ये सारी चीजें पढ़ी, दैट देयर आर थ्री न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिनमें सबसे पहला लॉ जो है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, विच इज, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, आप चाहें तो साथ में अपने नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे नहीं लिखते रहिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ पढ़ते हैं हम लोग, और फिर जो भी चीज नहीं होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line if there no unbalanced force acting on it, means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है, तो वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। अब ये जो लॉ है हमें, दिस गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द लॉ ऑफ, या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अबाउट द इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हम बात करते हैं इनर्शिया को लेके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो अपने चेंज ऑफ स्टेट को रजिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द इनर्शिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच अ रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसीलिए इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसको बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से ना मिले आपको और लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से मिलता है, तो वहां पे भी आप ध्यान रखिएगा कि वो हमसे इनडायरेक्टली वे में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है उसके बारे में पूछ रहा है। अब एग्जाम्पल जो इसके हैं वो बहुत सारे एग्जाम्पल आस पड़ोस में हमने डे टू डे लाइफ में हम इन सब चीजों को फील भी करते हैं, बट मे भी हो सकता है कि हम उसको उतने ध्यान से नहीं उस टाइम पे सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए हम किसी बाइक पे बैठे हैं, बाइक इन द सेंस हमारा कोई फ्रेंड है वो बाइक चला रहा है, हम बैक वाली से मतलब पीछे उसके बैठे हुए हैं सीट पे, और हमारा जो फ्रेंड है उसने अचानक से बाइक स्टार्ट कर दी। तो हमें नहीं पता कि वो जस्ट बाइक स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि जो चला रहा है राइडर उसे तो पता है कि किस तरीके से वो उसको ऑपरेट कर रहा है। हम जो है अभी प्रिपेयर नहीं थे कि हमारा फ्रेंड उस बाइक को चला ही देगा, तो क्या होता है हम अचानक से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो उस बाइक के साथ अटैच है। जिस
वेलोसिटी से या जिस स्पीड से बाइक आगे की तरफ मूव करेगी, हमारा लोअर पार्ट भी बॉडी का आगे की तरफ मूव कर जाता है। वहीं पे अपर पार्ट जो है, ठीक है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उससे अटैच नहीं है डायरेक्टली, तो इस वजह से क्या है, हम बैक साइड में जो है वहां पे गिर जाते हैं। तो दिस इज वन एग्जांपल। इसी तरीके से आप किसी कार में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में या मेट्रोज में आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये जो एग्जाम्पल है वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके से सडनली अगर हम किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है, तो क्या होता है, हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। अगर हम किसी चीज को नहीं पकड़े हो तो बहुत चोट भी हमको लग सकती है। तो आगे कभी भी जब आप ट्रैवल करें, ठीक है, आपने बेसिक लेवल पे इन चीजों को सीखा है, तो हमेशा इस चीजों का ध्यान रखिए कि जब भी कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम किसी चीज को पकड़ें। जैसे हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं नॉर्मली, तो ऐसा होता है कभी कभी कि भाई अचानक से मेट्रो में ब्रेक्स लग रहे हैं या फिर सडनली वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम आगे पीछे जो है वो गिरने लगते हैं। इससे हमें तो प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ हमारे जो को पैसेंजर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स जो हैं आपको इसमें मिल सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम देखें, सपोज करिए आप किसी स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, और जैसे ही हम राइट साइड में टर्न करेंगे तो आप देखते हैं कि हम लेफ्ट साइड में झुकने लगते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट को टर्न लेता हूं तो आप क्या होंगे, बाहर की तरफ, राइट साइड की तरफ हम वहां पे झुकने लगते हैं। ये सारी चीजें जो है आपने अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है, फील की होंगी। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। Newton's second law states that the state of change of linear momentum is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of the applied force। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और वो किसके डायरेक्शन में टेक प्लेस होता है, क्या टेक प्लेस होता है, फोर्स इन इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मींस जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं वो हमारा एक तरीके से जो अप्लाइड फोर्स है उसी के डायरेक्शन में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, सपोज करो मैं किसी बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ, स्कूटी हम सभी लोग चलाते हैं, ठीक है, स्कूटी, बाइक, कार, कुछ भी हो सकती है। तो सपोज करो हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेट करने का मतलब ही क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा पावर जो इंजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमें ज्यादा फोर्स जो व्हील्स पर प्रोवाइड कर रहा है, और हम आगे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। अगर हम कंटिन्यूसली एक्सेलरेटर जो है उसको वहां पे देते रहें तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, जो वेलोसिटी है वो हमारी चेंज हो रही है। तो बेसिकली ये लॉ जो है आपको हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में भी मिले, इस तरीके से भी आपको कहीं पे मिल सकता है कि जो नेट फोर्स है अप्लाइड ऑन द बॉडी दैट गिव्स द एक्सेलरेशन ए टू द बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता है, होना है आपको, तो दोनों चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ कनेक्ट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एफ जो है हमारे पास, हमने ये इक्वेशन हमारे पास वेल नोन इक्वेशन है, हम लोगों ने इसे स्टडी किया भी है, ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए, आपको इक्वेशन कभी कभी एफ नेट इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए भी मिल सकती है, या सिंपली एफ जो है, हमें मालूम है कि फोर्स इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर, तो ये वेक्टर सिंबल्स में भी आपको मिल सकती है, तो उसको लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप चाहें तो इस इक्वेशन को यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करना बहुत आसान है, मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है इनिशियल, दैट इज स्मॉल एम, ठीक है ना, और स्मॉल एम का मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 और फाइनल वेलोसिटी है v2, ठीक है। जब हम देखते हैं कि अगर इसके मोमेंटम की बात करें कि बॉडी के साथ इनिशियल मोमेंटम कितना लग रहा है, या हम बात करते हैं कि साथ ही साथ हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से इस m के मास में जो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी उसमें चेंज क्या मिला हमें, v2, ठीक है, किसकी वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी से, तो हम इसमें मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम हम सभी ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी हम बात करते हैं कि m इंटू वी मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमें मोमेंटम प्रोवाइड करता है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कभी कहीं पे इंटरव्यू में कहीं भी पूछ सकता है, या हमारे वाइवाज होते हैं वहां पे पूछे जा सकते हैं। आप जानते हैं कि जैसे सपोज करो कि कोई एक कार है जिसका मास, और एक हमने ट्रक की बात की, दोनों के मास में डिफरेंस है, ये आपको पता है, और आपसे बोला जाए कि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो विच वन इज हैविंग द मोर, एक तरीके से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो हम कैसे बताएं। तो ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम हम क्या देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब जिसका मास, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखने की जरूरत है।
तो इनिशियल मोमेंटम की हम बात करें कितना हो जाएगा m टाइम्स ऑफ v1 और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m टाइम्स ऑफ v2। यहाँ पे हम चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने जो फाइनल मोमेंटम उसमें से इनिशियल को माइनस कर दिया, यानी कि m टाइम्स ऑफ v2 माइनस m टाइम्स ऑफ v1। वहीं पे अगर हम m टाइम्स ऑफ v2 जो हमने लिखा है यहाँ पे m टाइम्स ऑफ v2 माइनस v1, यहां से हमने m कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बच गया v2 माइनस v1। और वहीं पे जो अगर हम, ये तो हमें मिला चेंज ऑफ मोमेंटम, वहीं पे अगर हम बोलें कि जो टाइम चेंज इस ड्यूरेशन में हुआ, मींस v1 से v2 वेलोसिटी जाने के लिए जो टाइम हमें लगा, अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये टोटल वैल्यू होगी दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m टाइम्स ऑफ, मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m टाइम्स ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन t। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, तो वहां पे ये f जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन t। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरी क्वांटिटी है v2 माइनस v1 अपॉन t, दिस इज नथिंग बट दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम व्हिच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि f इक्वल टू ma। जो हमने बात कर रहे थे यहाँ पे वो यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया भी साथ ही साथ कि अगर हम कोई व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं इन द सेम डायरेक्शन जिसमें वो मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी फाइनल v2 हो जाती है, ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पे कि उसको जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, a का एक्सेलरेशन हमें वहां पे मिल रहा है, यानी कि जो f हमने वहां पे लगाया है वो उस ऑब्जेक्ट को a का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। इन द सेम वे आप में से जो थोड़ा सा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कभी कभी जब मैच के ड्यूरेशन में जब कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ने के लिए बॉल के साथ अपने हाथ को पीछे की तरफ को थोड़ा सा मूव कराता है। इस केस में वो क्या कर रहा है, अपने हाथों के थ्रू जो बॉल है उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हाथों पे जब बॉल आके लगेगी या लगती है तो उस टाइम पे हमें जो कह सकते हैं एक तरीके से चोट जो है वो कम लगेगी। वहीं पे हम डायरेक्टली अपने हाथ को स्टेबल रखें और बॉल आके हमारे हाथ पे लगे तो हमें ज्यादा चोट जो है वो महसूस होती है। ठीक है, ये कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम अपने जब भी हमसे कभी पूछा जाता है वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की, विच इज जो कि बहुत आसान है। हम अपनी पहली यूनिट और दूसरी यूनिट जो बेसिकली हमारी सब्जेक्ट की है उसमें हम यहाँ पे इस लॉ को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। जो सेकंड लॉ है इसका यूटिलाइजेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूनिट नंबर 4 में हम करेंगे। इन द सेम वे जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ, ठीक है, एक तरीके से ये भी हमारा फोर्थ यूनिट में ही यूटिलाइज होगा। तो हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमेशा उसके इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक रिएक्शन जो है वो भी मिलता है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो आपने देखे होंगे, जैसे एक जेट प्लेन का उड़ना, ठीक है ना, इसी तरीके से किसी बोट का जो है किसी रिवर में, या जो शिप है उसका ट्रैवल करना किसके अंदर, सी के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो तीनों लॉज है न्यूटन के, इसके अलावा न्यूटन ने एक और लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली, तो मैंने उसको भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए, न्यूटन आल्सो फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, व्हिच गवर्न्स द म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन मींस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड मींस अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट है, उनके बीच की बात कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, अब क्या है स्टेटमेंट, ये हमें याद रखना जरूरी है। एवरी बॉडी, बॉडी की जगह आप ऑब्जेक्ट का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे वर्ड का। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग, या सेपरेटिंग की यहाँ पे मैंने सेपरेशन लिखा है, आप यहाँ पे सेपरेटिंग कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज नॉट सेपरेशन, सेपरेशन देम नहीं, सेपरेटिंग देम, सेपरेटिंग देम। तो अगर हम दोनों चीजों को कंबाइन करें, क्या है एग्जैक्टली पहले हम उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स सपोज हमारे पास एक मास है m1, दूसरा मास है m2। हमने सर्कुलर दिखाया है, आप किसी भी शेप में इसको दिखा सकते हैं। दोनों के सेंटर जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज हमने बोला कि इसका सेंटर जो है वो O1 है और इसका सेंटर जो है वो O2 है, ठीक है, और दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया।
द ऑब्जेक्ट वन इज हैविंग मास m1 एंड सेकंड वन इज हैविंग मास m2। अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें बोलता है कि जो फोर्स है इन पे के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 into m2 एंड आल्सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 upon r स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो वी विल गेट दिस फार्मूला एज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 upon r स्क्वायर। और जब हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, दिस इज नॉट एग्जैक्टली फार्मूला, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, या न्यूटन ने वहां पे एक कांस्टेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब कभी कभी ये जो कांस्टेंट होते हैं इनकी जो यूनिट्स होते हैं उनमें हमें ध्यान रखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखिए। तो जी जो वैल्यू है इसका यूनिट मुझे चाहिए, सारी चीजों को लेफ्ट साइड लेके जाइए तो आप देखेंगे यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस हमारी स्क्वायर में, तो अगर हम मीटर में कंसीडर कर रहे हैं उसको तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और ऊपर क्या है केजी, मतलब 2 टाइम मास का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो उसका यूनिट क्या होगा, सिंपली न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो न्यूटन्स के बेसिक लॉज हैं, ठीक है, जिन पे कह सकते हैं कि पूरा मैकेनिक्स, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसका मोस्टली इंजीनियरिंग फील्ड्स में जो है वो एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है, वहां पे ये सारे लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। जिनमें से जो आपने फोर्थ पढ़ा ये तो ट्रू है ही, ठीक है, बाकी सारे भी ट्रू हैं, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है हम इन सारे लॉज का करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फोर्सेस होते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमारे फोर्सेस ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक फोर्स सिस्टम बनाते हैं। तो किस तरीके से फोर्स सिस्टम्स होते हैं उन्हें हमें स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू अगर हमें ये पता होगा तभी हम आगे की तरफ जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।